में लिखिएगा तो सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न्स, assessment of the non-filers of returns and assessment of the unregistered persons, summary assessment in the certain cases, audit by tax authorities and the special audit. So now the self-assessment. So every registered person have to file their return by assessing their income itself. Then it is the self-assessment. बिल्कुल सीधा सा है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है कहीं. तो ये आपका सेल्फ असेसमेंट है, ठीक. एंड ही हैव टू फर्निश the record of his transactions, the value of determination of the transaction and the rate of the tax, and finally what charge is generated under the GST. इसको केवल देखना है और इसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ असेसमेंट. नाउ नेक्स्ट वन, अगला है आपका प्रोविजनल असेसमेंट. Provisional assessment where the taxable person is unable to determine the value of such goods or services which he has provided or supplied. ठीक, तो अब वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं से कुछ इश्यूज हैं. देन अब कोई चीज क्लियर है एकदम कि 100 रुपए हमको पता है ये सामान मैंने बेचा और 20% टैक्स लगता है, तो 20 रुपए मैंने जमा किए, कोई सेस वैस है तो वो भी लगा दिया और बता दिया कि 100 रुपए के अगेंस्ट में. लेकिन अगर हम वो 100 रुपए ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनमें कोई टाइम लैग है और हमारे रिटर्न फाइल करने की डेट आ रही है और आई एम नॉट वेरी क्लियर, देन आई कैन सबमिट माय असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट. और ये प्रोविजनल असेसमेंट कैसे हो सकता है? तो अब इस केस में अगर आप नहीं कर पा रहे हो, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर. अब आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने उससे, जो भी आपका कंसर्निंग ऑफिसर है, जो आपके एरिया की या आपके रिटर्न की पूरी देखरेख करता है. नाउ यू हैव टू कंसल्ट विद कि दिस इज द प्रॉब्लम, I am not unable to determine the tax value. That is why I am not able to determine the tax. I am not able to determine the value of the supply I have provided. That is why I am unable to find out the value of tax and what rate of tax will be imposed. It is also not clear because I am not able to determine the things very clearly. कई तरीके के issues हो सकते हैं. Then the rate suggested by such officer will be applicable. ठीक. And you have to make the request from such officer in a proper written manner. देख लीजिए, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड बात है, ये इसी ढंग से आपकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी. आपको प्रॉपर लिख के देना पड़ेगा कि ये सामान है, इनमें ये दिक्कत आ रही है और इसमें मैं चेंज ऑफ रेट भी हो गया है, तो कौन सा रेट लगाऊं, मैं एसेस नहीं कर पा रहा हूँ, वैल्यू को एसेस करने में दिक्कत हो रही है. तो देन ही विल सजेस्ट यू मे डू दिस, बट दिस विल बी द प्रोविजनल. ठीक, तो भी ये प्रोविजनल होगा. और उसके बाद फर्दर इसकी क्लैरिटी होके, जब भी क्लैरिटी इसकी हो जाएगी कि व्हाट इज द वैल्यू, सम बेसिस इट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड आफ्टर सम टाइम. और इफ द इशू ऑफ द रेट्स इज देयर, यू आर क्लेमिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स एंड द रेट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. तो इसमें अगर प्रोविजनल जमा होता है, व्हेन दीज इश्यूज आर सेटल्ड, देन द डिफरेंस ऑफ सच प्रोविजनल वैल्यू और द टैक्स विल बी फर्दर एडजस्टेड इन योर फ्यूचर रिटर्न्स. क्लियर है कि 100 रुपए की चीज़ है, अब आपको यही नहीं समझ आ पा रहा है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें हम 18 वाला लगाएं और कि यार 20 का भी एक टैक्स रेट है वो लगाएं कि 12 वाला लगाएं, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स पर कई तरीके के टैक्स एप्लीकेबल हो जाते हैं. अब आप कंफ्यूज्ड हैं, ऐसे भी प्रोविजनल के केस बनेंगे और वैल्यू डिटर्मिनेशन में तो सबसे ज्यादा बनेंगे. तो यहाँ पर आप जब भी आप पेमेंट कर दोगे ऑन द प्रोविजनल बेसिस, द टैक्सेबल पर्सन को ये बॉन्ड देना पड़ेगा विद द रिटन बॉन्ड विद हिज प्रोविजनल रिटर्न कि दैट ही इज ऑलवेज एग्री टू make the survey and scrutiny of the proper officer which may be deemed fit in his premises, and the orders passed in such survey or the visit is binding on me.
एंड द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स वैल्यू आई एम लायबल टू पे इट। ये उसको लिख के भी देना पड़ेगा, पहले तो लिख के पूछना पड़ेगा कि ये दिक्कत आ रही है। उसके साथ ये भी लिख के देना पड़ेगा कि अगर इससे रिलेटेड अभी आप जमा करा दीजिए, कुछ भी मेरी डेट ना पार हो कि आगे पेनल्टी के इशू क्रिएट हो जाए। फर्दर अगर कोई भी आप आके सर्वे कर लीजिए, विजिट कर लीजिए, और कोई भी आपको फर्क समझ आता है, किसी भी तरीके की गलती समझ आती है, तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आई एम फिलिंग द बॉन्ड दैट आई विल पे द डिफरेंस। जो भी डिफरेंस होगा उसको मैं पेमेंट करूंगा। तब आपका असेसमेंट क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और आपका ये जो प्रोविजनल का स्टेटस है ये हट के यू आर बिकम इन द नॉर्मल मोड। यहाँ तक की बात क्लियर है कि प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये होता कैसे है, इसके कारण क्या है। दूसरा ये कि प्रॉपर ऑफिसर को जब आप एप्लीकेशन दोगे तो उसे 6 महीने के अंदर, विद इन द 6 मंथ्स, ये अपनी सारी कार्रवाई करके आपको ऑर्डर पास कर देना है फॉर द फाइनल असेसमेंट। ठीक, क्या अब आपका असेसमेंट फाइनल हो गया है, आई हैव मेक द सर्वे और आई हैव मेक द विजिट or I have tested all the things which may I deem fit regarding your provisional assessment, और now your assessment is final। ठीक है, ये उसको करना पड़ेगा। एक बात हो गई। इसके बाद देन फर्दर क्या होता है कि अब आपका प्रोविजनल रिटर्न था और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी कार्रवाई की और आपका जो रिटर्न है वो फाइनल हो गया। इफ दिस टाइम इज पास्ट, अगर ये समय किन्हीं कारणों से निकल जाता है, ठीक, किन्हीं कारणों से, वो कारण अगर आपकी तरफ से हो रहे हैं कि वो सर्वे के लिए आया और आप सर्वे के लिए अवेलेबल नहीं करा पाए, टाइम नहीं दे पाए आप। सेकेंडली, जो चीजें आप अपने रिटर्न में बता रहे थे वो चीजें एज इट इज, या किन्हीं कारणों से उनको आप ऑन ग्राउंड यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देम बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर, then what is going to be happen, then further 6 month extension for this total work will be provided by the joint commissioner or the additional commissioner। उसके लिए आपको स्पेशल क्या करना होगा, स्पेशल तरीके से फिर एप्लीकेशन देनी होगी। और ये दोनों पक्षों से हो सकता है बेटा, आपकी तरफ से भी हो सकता है और उस प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि वो भी बंदा है, किन्हीं कारणों से वो बिजी हो गया, पर्सनल कारणों से या वर्कलोड ऐसा है, वट एवर एनी रीजन, तो वो फिर आगे अपनी तरफ से एप्लीकेशन को प्रोसीड कर देगा कि आई एम नॉट एबल और आई एम नॉट हैव टाइम, आई हैव नॉट टाइम टू गेट मेक द विजिट एंड सर्वे एंड टेस्ट हिज प्रोविजनल असेसमेंट। तो अगर उनको ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो टाइम बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो। तो इस पे जो टाइम आगे बढ़ेगा वो 6-6 महीने के स्लॉट्स में बढ़ेगा, लेकिन 4 साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक, अच्छे से लिख लीजिए कि 4 साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। क्लियर? तो इतनी बात आपकी हमारी क्लियर हो गई। ठीक, अब ये जो प्रोविजनल असेसमेंट आपने सबमिट किया, इसके बाद अगर आपका कोई ये पाया जाता है कि प्रोविजनल असेसमेंट तक कुछ चीजें आपने छोड़ी हुई थी, कमी निकलती है, और वो कमी कुछ इस नेचर की है कि जो ये लगे कि यू हैव जस्ट अवॉइडेड टू पे सच टैक्स, then what is going to be happen, then you have to pay the amount of the difference of the tax as well as any penalty or interest on such amount of tax which is arises due to the difference। बात समझ आती जा रही ना कि आपका क्लियर टैक्स फाइंड हो नहीं पाया, देन आपके लिए फर्दर क्या चीज पैदा हो गई कि आपको जब ये हो नहीं पाया तो फर्दर जब डिफरेंस क्रिएट होकर के आया तो आपको क्या करना था, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा और डिफरेंस को पे करना पड़ जाएगा। तब आपका ये फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर इशू होगा।
बात समझ आ रही है? जो आपने बॉन्ड भरा कि इससे रिलेटेड आपको मैं सर्वे करने की या विजिट करने की पूरी पूरी छूट देता हूं, ये जो अगर मैं सारा सब कुछ करता हूं, तो ये जो आपने लिख के दे दिया कि ये सब कुछ मैं करूंगा, तो इसके अगेंस्ट में होगा क्या कि यू हैव टू पे द डिफरेंस एज वेल एज एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी। ये अगर कुछ अराइज हो रही है तो ये भी आपको देनी पड़ेगी। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू गेट अ रिफंड इन कंसिक्वेंट ऑफ एनी ऑर्डर, तो he will entitled to receive such refund with interest। ये भी राइट है उसको कि अगर उसने प्रोविजनल असेसमेंट में कुछ ज्यादा पैसा जमा कर दिया है टैक्स का, लोग यही तो करते हैं यार कि मेरे ऊपर ना निकल आए, नहीं तो पेनल्टी निकलेगी, इंटरेस्ट निकल सकता है। तो दोज हु आर वेल अवेयर और वांट टू अवॉइड दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन द बिजनेस, तो व्हाट दे डू, दे पे सम एक्सेस मनी। उनको लगता है यार प्रोविजन के हिसाब से हाँ एक एंट्री नहीं मिल रही है, तो लगभग इसका इतना टैक्स बन सकता है। ओ यार अभी 100 रुपए के मेरा अंदाजा है, एक काम करते हैं 125 जमा कर देते हैं। 125 आपने जमा कर दिए और उसने आके विजिट किया, सर्वे किया एंड इज फाइंड किया आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी 115 बन रही है, तो ₹10 यू हैव पेड एक्सेसली, और ये जो आपने एक्सेस पे किए हैं ये आपको रिफंड होंगे। ठीक, और आपकी जो डेट ऑफ रिटर्न है उससे, और जिस डेट को आपको रिफंड हो रहे हैं उस डेट तक का 10 रुपए पर जो इंटरेस्ट बनता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वो भी आपको मिलेगा। यू विल गेट द रिफंड ऑफ द मनी यू हैव डिपॉजिट मोर देन द प्रोविजनल असेसमेंट against the final assessment, as well as any interest thereupon which is arises due to the last date of the payment and the date when the such refund is uh, you are getting such refund। क्लियर हो रही है सारी बात कि प्रोविजनल असेसमेंट क्या हुआ? अच्छे से समझ आ गया है? यस प्लीज रिस्पॉन्स, अच्छे से समझ आ गया है ये? ओके, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप रिस्पॉन्स करते चलिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। नाउ इट इज अप टू यू। ठीक, नाउ तो हम अपना थर्ड पॉइंट था द स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न्स। ये जो आपने रिटर्न जमा किए, रिटर्न की कल सारी बात हो चुकी थी। व्हाट आर द रिटर्न्स? रिटर्न्स आपके लिए क्या है? रिटर्न्स वो हैं जो आप अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद टैक्स प्रोवाइड कराते हो। किसको? टैक्स डिपार्टमेंट को। दोज आर द रिटर्न्स जिसमें आप सब कुछ लिख के देते हो कि इतने ट्रांजेक्शन्स हुए, इस पे ये रेट लगता है और मैं जमा कर रहा हूँ। तो कोई भी प्रॉपर ऑफिसर आपके रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है विद द रिलेटेड पर्टिकुलर्स यू हैव फर्निश्ड। ये एक एक दो दो छोटी बातें आपको लिख लेनी चाहिए। इन द केस ऑफ द स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न्स एनी प्रॉपर ऑफिसर, ठीक, जो भी टैक्स डिपार्टमेंट जिस भी ऑफिसर को उचित समझता हो, मे बी इंस्पेक्टर, मे बी द सम सीनियर, तो वो आपके लिए जो प्रॉपर ऑफिसर अलॉट किया गया, ऑथोराइज किया गया फॉर योर रिटर्न्स, ही कैन मेक स्क्रूटनी ऑफ इट। मीन्स ही कैन test the related documents or the particulars you have filed with your return। अब आप बोलोगे ना कि ये 10,000 हुआ इस सेल का, अच्छा भाई तो इसका कोई बिल कटा होगा? हाँ, तो उस बिल की कोई फोटोकॉपी या कोई रेफरेंस आपको एनेक्चर्स में देने पड़ेंगे, तो इनसे वो मिला मिला के चेक कर सकता है अच्छे से। और जो दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन आपके साथ है, जिससे आपने खरीदा है वो भी रजिस्टर्ड है, एज वेल एज जिसको आपने बेचा है अगर वो भी रजिस्टर्ड है, तो उनके रिटर्न से भी आपके रिटर्न को मैच करा के देख सकता है। तो अगर आपने बिल X1 काटा है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए के भी डॉक्यूमेंट्स में परचेज में X1 बिल से सेम अमाउंट ऑफ परचेज दिख रही होगी। अगर आपके यहाँ से सेल दिख रही है तो इस तरीके से भी मैच करके वो आपके रिटर्न्स को टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड or came into the notice, he can
सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। समझते जाइए स्क्रूटनी के इफेक्ट क्या है। ठीक, स्क्रूटनी के इफेक्ट क्या है, व्हाट यू हैव फाइल्ड, उसको उन्होंने पहले तो जो आपने ऊपर लिख रखा है रिटर्न में कि हाँ हाँ ये बिल है, उनसे मिला लिया, उनके नंबर से, उनकी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, उनकी वैल्यू से, सबसे मिला लिया उसने। ठीक, उससे मिलाने के बाद में उसने ये देखा कि हम दूसरे से भी देख लें, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ही आपकी डीलिंग होगी, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन इशू कर सकता है। और उसने एक्सप्लेनेशन इशू किया, ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, मैं समझाते हुए लिख रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। इन केस ऑफ एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ था, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एंड नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन। इफ एक्सप्लेनेशन इशूड टू यू कि इस बिल में ये अमाउंट दिख रहा है और आपने तो ऐसा बोला था, तो फिर ये वैल्यू होनी चाहिए थी, इस तरीके का अगर कोई सवाल आता है और आप उसका जवाब दे देते हो, and such proper officer find that your the answers given by you are satisfactory, then what will happen, he will inform you that your explanation is up to the mark and no further action will be taken on you। ये तो हो गई अच्छी बात। in case your answer regarding the application is not satisfactory, ठीक, and you have not answered such explanation, two things are there। कोई आपसे कुछ पूछे तो हो सकता है आप जवाब ही ना दें, इग्नोर मार दें। दूसरी चीज, जो जवाब दें वो उसको संतुष्ट ना कर पाए, एज पर स्टैंडर्ड ना हो। क्लियर? तो इन इस तरीके की दोनों बातें, कि आपको एक्सप्लेनेशन मिला, रिसीव हो गया, उसके बाद अगर आप जवाब नहीं देते हो या आप जो जवाब देते हो वो संतुष्ट नहीं पाया जाता, ठीक, और ये काम आपको कितने दिन में करना है, विद इन द 30 डेज। ठीक, 30 डेज। अगर आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ये आपको 30 दिन के समय फर्दर दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, कि अपना जवाब आप रिमाइंडर, फॉर द रिमाइंडर की अभी मुझे इसमें ये दिक्कत दिख रही है, इसको आप बताओ फर्दर टाइम। क्या आपको दोबारा रिमाइंडर दे सकता है कि आपको एक एक्सप्लेनेशन गया था, आपने जवाब नहीं दिया, नाउ दिस इज द फाइनल रिमाइंडर, और ये 30 दिन से ज्यादा का समय इसमें आपको नहीं देगा। क्लियर? और उसके बाद भी अगर वो कुछ गलतियां उसको पकड़ आ रही हैं और आप उनको करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर फेल टू टेक द करेक्टिव मेजर्स in the return for the month in which the discrepancy is accepted, then the proper officer may intimate appropriate action including जो जो उनके लॉ के हिसाब से एक्शन है उनको ले सकता है। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स आपका चेंज कर दे, आपने जो बताया है उससे ज्यादा आपके ऊपर लगा दे, कोई ड्यूज आपने छोड़े हुए हैं वो आपके ऊपर लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है और इंटरेस्ट मांग सकता है। ठीक, अब ये पेनल्टी वर्ड बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्ट वर्ड बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब आप इसमें पेनल्टीज में या इंटरेस्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि पेनल्टीज भी, इनकी जो रेंज है वो भी अपने आप में एक बर्डन है। तो बात समझ आती जा रही है कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स भी असेसमेंट का हिस्सा है। असेसमेंट मतलब कुछ निर्धारण करना, ये मैंने अच्छे से कल की क्लास में डिस्कस किया था, कि किसी भी टैक्स वैल्यू का निर्धारण करना और टैक्स अमाउंट का निर्धारण करना। तो अब निर्धारण के लिए अब आपने करके तो बता दिया, या तो प्रोविजनल है या सेल्फ असेसमेंट है, दो ही तरीके से आपका काम होगा। इसके बाद क्या होगा कि इन रिटर्न्स को बंदा कोई चेक कर सकता है और वो प्रॉपर ऑफिसर होगा, और वो फिर एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, और एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आपका सही है देन इट इज ओके, अगर सही नहीं है तो फर्दर 30 days to take the corrective actions against the discrepancies, and still if you have not able to do that after such period, then आपकी डिफॉल्ट कहाँ मानी जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ बिगनिंग। फिर ये जो 30 दिन का समय आपको मिला,
यहां से आपकी डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी, डिफॉल्ट आपकी उसी डेट से मानी जाएगी जिस डेट से आपने गलती की, वहां से आप डिफॉल्टर हैं। तो अगर टैक्स के पास को आपने मान लीजिए 1,000 रुपए कम दिए, तो वो उस डेट से कम मान लिए जाएंगे जिस डेट से आपका रिटर्न आया। इस डेट से नहीं माने जाएंगे कि उसके बाद आपको नोटिस आई तो वो पीरियड हटा लो, फिर उसके बाद वो 1 महीने का पीरियड और मिल गया, तो इसके बाद की कोई डेट नहीं, डेट पुरानी होगी। ये मौका था आपको अपनी चीजें क्लियर करने का, ठीक, जो कि आपने सेटिस्फैक्टरी तरीके से क्लियर नहीं की। क्लियर हो रही है ये सारी बात? एनी डाउट बेटा इन दिस पॉइंट? यस, आप उसमें कुछ नो लिख सर। सकते हैं। ओके, चलिए। तो 3 इशू इसके हम लोगों के डिस्कस हो गए। नाउ द असेसमेंट ऑफ द नॉन फाइलर्स। अब ये बड़े कमाल की बात है। अभी तक तो आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड लोग थे जिनको फाइल करना था, उन्होंने खुद से करके दे दिया। एक जिनको अपनी वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे थे उनकी बात हो गई, और तीसरे इन दोनों तरीके के लोगों ने जमा कर दिया तो उनकी स्क्रूटनी हो गई कि जमा किया है वो कितना सही है कितना गलत है एज पर द लॉ। अब एक नई बात आ रही है कि उनका असेसमेंट कर दो कि जो नॉन फाइलर्स हैं, जिन्होंने फाइल ही नहीं किया, ठीक, तो जिन्होंने फाइल ही नहीं किया तो उनके लिए आपको क्या करना है, तो यहां पर प्रॉपर ऑफिसर वे प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी। अगर ऐसे केस उनको ढूंढने को मिल जाते हैं प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो असेसमेंट कर देंगे आपका, ठीक। द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी, ठीक, टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपने हिसाब से जो उसे सबसे उचित लगेगा, बाय टेकिंग योर बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द रेलिवेंट पीरियड और एरिया, वो सारी कलेक्ट करने के बाद आपके साथ क्या कर सकता है वो, आपको वो आपका रिटर्न या आपका असेसमेंट वो अपने लेवल से कर देगा बाय द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय सच असेसमेंट ऑफिसर। अभी इंफॉर्मेशन गैदर्ड क्या है जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र किया। आपने फाइल नहीं किया है रिटर्न, लेकिन आप काम तो कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो तो किसी से सामान को ले रहे हो, किसी से सामान को दे रहे हो, वो अगर रजिस्टर्ड है तो उनके यहाँ तो आपका नाम जा रहा है ना, गेटिंग, उनके यहाँ तो आपका नाम जा रहा है। अगर उनके यहाँ आपका नाम जा रहा है तो वो जब अपनी तरफ से जजमेंट से असेसमेंट करेगा, आपके गोदाम में आएगा, देखेगा इतना सामान है, पूछेगा कहाँ बेचा, किसको बेचा, या कोई किताब है, तो आप बोलोगे हाँ मिस्टर एक्स के साथ मेरी डीलिंग होती है, वाई के साथ होती है, जेड के साथ होती है, तो वो उन एक्स वाई जेड के अकाउंट्स देख सकता है कि बताओ ये मिस्टर ये जो बोल रहे हैं इनके यहाँ से क्या सामान आया है आपके यहाँ, तो वो दिखा देगा भाई, क्योंकि उसे भी तो टैक्स भरना है, तो उसके पास अपने बिल्स होंगे परचेस के। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। वो आपका गोडाउन हो सकता है, आपके गोडाउन में एंट्री हो सकती है, मींस जिनसे आप खरीदते हो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा, आपकी अपनी बुक्स में होगा, साथ जिनको आप बेच रहे हो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा, गेटिंग। एंड इफ यू आर इन द मैन्युफैक्चरिंग, देन एग्जिट एंट्री, अगर आपकी ट्रक किसी रोड से पास हो सकती है, मतलब कहीं से भी वो डेटा कैच कलेक्ट करके अपने जजमेंट की वैलिडिटी क्रिएट करेगा। और उसके साथ ही आपको क्या करेगा, आपको असेसमेंट आपका करके उसके अगेंस्ट ऑर्डर निकाल देगा, ठीक, और टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट कर देगा कि आपने जो असेसमेंट फर्दर भेजे वो इतनी वैल्यू के भेजे, लेकिन आपके होने इतने चाहिए थे, तो आपने इन चीज़ों के लिए आप नॉन फाइलर्स हैं या आपने बिल्कुल ही नहीं भरा। तो उन सारे केसेस में वो इस तरीके से काम करके आपके ऊपर इस असेसमेंट को इम्पोज कर सकता है, टैक्स वैल्यू के चार्ज को इम्पोज कर सकता है, एनुअल रिटर्न की तरीके से कर सकता है। और ये नॉन फाइलर्स के रिटर्न आगे 5 सालों तक हो सकते हैं, अंडरलाइन करके लिख लीजिए कि आपने 20-21 के साल में मान लीजिए कुछ नॉन फाइल की कोई चीजें, तो ये अगर पकड़ में आती तो आगे 5 साल तक भी इनका असेसमेंट एज पर द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया जा सकता है।
ठीक, आप इससे बचेंगे नहीं कि वो साल निकल गया यार, बात गई काम खत्म। ठीक, जब कभी ये पकड़ आएंगे विद इन द पीरियड ऑफ फर्दर 5 इयर्स, क्योंकि बिजनेस अकेले होता नहीं, किसी न किसी को आप सामान बेच रहे होगे, किसी न किसी को खरीद रहे होगे। तो अभी आपको जब से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या इसमें स्टॉक की भी फिगर्स आपको देनी है, तो जब ये सारी फिगर्स उनके पास पहुंच रही हैं, तो दे कैन मैच देयर डेटा बिटवीन द सेलर एंड परचेजर्स। तो अगर वो मैच कर लेंगे और वहां पर आप ऐसे मिलते हो कि आपने किसी चीज को फाइल नहीं किया, और ये पकड़ में आती है आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो वहां भी आपका असेसमेंट वो कर सकता है। और जिस पीरियड का ये ट्रांजैक्शन है, वहां से टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हुए उस पर इंटरेस्ट या पेनल्टी एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आपके ऊपर चार्ज कर सकता है। क्लियर ये बात? ठीक है ये बात समझ आ रही है? ठीक। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर उसने कुछ भी आपको करके बताया और आपने जो है वो सब वैलिड रिटर्न्स उसके फाइल कर दिए, सब टैक्स भी जमा कर दिया, तो भी आप इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबिल बने रहेंगे। ठीक, तो इंटरेस्ट लेकिन आपको पे करना पड़ेगा और लेट फीस पे करनी पड़ेगी। हाँ, पेनल्टी से आप बच जाएंगे। इन सारी चीजों में डिफरेंस है, अच्छे से समझ लीजिए। पेनल्टी मतलब एक प्रकार का दंड। ठीक, लेट फीस मीन्स हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, आपके देरी के कारण मुझे समझ आ रहे हैं, लेकिन आगे से आपसे गलती ना हो इसके लिए फीस भर दीजिए केवल। दैट इज नॉट ए पेनल्टी। आई एम एक्सेप्टिंग योर एंट्री, इज इट? उसके साथ लेट लगा है ना, आई एम एक्सेप्टिंग यू एंट्री, आई एम प्रोवाइडिंग यू द प्रिविलेज, बट यू हैव टू पे फी फॉर इट बिकॉज यू आर लेट। दैट इज द लेट फी, इट्स वेरी सिंपल सी बात है। दूसरी चीज आपके लिए पेनल्टी है। पेनल्टी मतलब दंड, कि आपकी इंटेंशन कुछ ऐसी दिख रही थी या नेग्लिजेंस कुछ ऐसी है कि ये जो देरी हुई या जो ये आपने नहीं भरा, ये इतना सरल नहीं है, देन पेनल्टी। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि हम नॉन फाइलर्स कैटेगरी में आ गए और प्रॉपर ऑफिसर आपके इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो आप कोऑपरेट करिए, उसको सारी बातें बताइए। वो बोले हाँ ये गलती समझ आ रही है, आप बोल दो ओके आई एडमिट, और यहाँ से इस कारण से हो गई, और आपके जवाब सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो एनुअल रिटर्न में आपके शामिल करा देगा वो। ठीक, तो भी क्या होगा बेटा कि ये जो गलती या जो चीजें आपकी छूटी हुई जहां के लिए आप नॉन फाइलर्स बन गए, ये है तो पीछे के साल की, तो इसका टैक्स तो पीछे की साल में ड्यू होना चाहिए था। वो पैसा सरकार को आपसे साल, 2 साल, 3 साल पहले चाहिए था। ठीक, तो इसका ड्यू वही माना जाएगा 2-3 साल पहले। लेकिन आप प्रॉपर अपना रिटर्न भर के और हर तरीके से आपने उसको, नाउ यू हैव टू मेक सेटल डाउन द थिंग्स, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी तो बैकडेट से इन लागू हो जाएगी। तो जब लागू हो जाएगी, किसी को पैसा आपसे 3 साल पहले चाहिए और आपने लेट किया है देने में, तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा उस पर, जो भी है आपके एक्ट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट दंड नहीं है, आपको भी तो टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट वापस देता है अगर आप ज्यादा जमा कर देते हो तो। अगर आपने टैक्स ज्यादा जमा कर दिया है किन्हीं कारणों से, तो आपको भी तो टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट वापस लौटाता है, पैसा भी लौटाता है, साथ में इंटरेस्ट भी लौटाता है। क्लियर? तो सेम, अगर उसको पैसा चाहिए तो पैसा भी लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा। तो इंटरेस्ट भी ठीक है, आपने उस समय में ये रिटर्न नहीं भरना भूल गए तो लेट फीस पड़ सकती है। पेनल्टी से आप बच जाएंगे अगर आपने प्रॉपरली 30 डेज के अंदर इस मैटर को सेटल डाउन कर दिया। क्लियर? वरना पेनल्टी भी लगेगी और टैक्स तो दोनों सारे केसेस में वही पड़ेगा जो प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा, इफ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन फाइलर्स। अब बोलो, इस पे कुछ पूछना है भाई? एनी डाउट? इस पॉइंट के ऊपर कोई डाउट है? नॉन फाइलर्स
अब हम लोग अपना 5वां पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ द अनरजिस्टर्ड डीलर्स। अब अनरजिस्टर्ड डीलर्स, अनरजिस्टर्ड डीलर कौन से हैं? अनरजिस्टर्ड डीलर्स वो डीलर्स हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है आपके यहाँ जीएसटी में। आप बोलते हो कि दिस इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, इसके ऊपर जिनका टर्नओवर हो वो लोग रजिस्टर्ड कराएं। और ये थ्रेशोल्ड लिमिट और ये सारी चीजें पीछे क्लास में हम लोगों की डिस्कस हो गई। तो बंदा अगर कोई इस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक, तो उसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो देन ही इट इज अनरजिस्टर्ड। एक बात, क्योंकि कई सारे लोग नए, हो सकता है उन्होंने वो क्लास ना ली हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन के केस में ऑप्शनल है। अगर आप उस टर्नओवर लिमिट में नहीं आते लेकिन आपको ये लगता है कि हमें रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, तो आप रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं बगैर उस कैटेगरी ऑफ टर्नओवर को रीच किए हुए, विदाउट रीचिंग द टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक, उन्होंने लिमिट बोली 20 लाख तक के ऊपर के लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब आपका बिजनेस 15 लाख का है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं रजिस्टर्ड हो जाऊं, क्योंकि मेरे बिजनेस में जो डीलिंग है वो अधिकतर रजिस्टर्ड डीलर से है, तो मुझे आईटीसी मिलने लगेगी। ठीक, तो उसने बोला ऐसे अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है जो, जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट पर ये होने का अंदेशा है कि वो क्रॉस कर गई है और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, क्योंकि आपके बिजनेस के जो भी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उन पर्सन्स का डेटा जीएसटी के पास जा रहा है जिनको आप सामान बेच रहे हो। तो उन्होंने देखा यार ये जो ये मिस्टर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ये मिस्टर जीरो से बहुत सामान खरीदते हैं। लाओ देखा जाए, तो उन्होंने एक टोटल निकाला कि यार ये तो 6 ही लोगों में ये लिमिट से क्रॉस कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट की। देखो रजिस्टर्ड है क्या? नहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है। अच्छा, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसकी इतनी डीलिंग, मतलब रजिस्ट्रेशन से बच रहा है। तो ऐसे लोग, या जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनी हुई है। ये जब हम लोग कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो समझ रहे थे कि आपके ऊपर लायबिलिटी पीछे की बनी रहेगी। आपने आज कैंसिलेशन ले लिया तो आज तक जितनी चीजें हो चुकी होंगी इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यू आर लायबल फॉर इट। लेकिन अब जैसे ही आपको कैंसिलेशन मिल गया तो आप आज से तो अनरजिस्टर्ड हो गए, ठीक, लेकिन अभी पीछे का जो कुछ मैटर है, एक तो नॉर्मल फेस का हो सकता है, दूसरा जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नॉन फाइलर कैटेगरी का हो सकता है, कि पीछे हो सकता है कभी आपको 100 रुपए की टैक्स वैल्यू थी और धोखे से आपने 70 दी और वो मामला कोई पकड़ में आया कभी, और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और आप अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आ चुके हैं। समझते जा रहे हैं बात को अच्छे से? ठीक, मतलब स्कूल से नाम कटने के बाद ये नहीं है कि आप स्कूल की पहुंच के बाहर हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी दी थी जो नॉन फाइलर कैटेगरी के हिसाब से या किसी कारण से अराइज हुई या पकड़ में आई आफ्टर 3 इयर्स, और आज से 3 साल पहले की है, और आज की साल में आपने अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा लिया, 3 महीने बीत गए, तो आप तो अब अनरजिस्टर्ड हो। अगर ऐसी कोई चीज पकड़ में आती है या थ्रेशोल्ड लिमिट को आप क्रॉस कर रहे हो, दो केस में डिस्कस कर रहा हूं, तो ऐसे केसेस में प्रॉपर ऑफिसर कैन मेक असेसमेंट ऑन हिज जजमेंट। ठीक, वो अपने जजमेंट से आपको, मतलब अपना जजमेंट, और जजमेंट कब निकलता है बेटा? जजमेंट को बोलते हैं निर्णय। तो निर्णय किसी चीज का कब निकलता है? जब आप कई सारे उसके लिए साक्ष्य इकट्ठा करें। जैसे पिछले में उस आपको बताया गया था, बाय गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज मे बी इन द रिटन फॉर्मेट। अच्छे फॉर्मेट में होगी वो, क्योंकि जीएसटी सारा किस पे काम कर रहा है? ऑनलाइन पोर्टल पर, और ऑनलाइन पोर्टल पर चीजें रिकॉर्डेड हैं। तो अगर वो रिकॉर्डेड हैं
Means he is taking the judgment on basis of the evidence he get against you. आपने खरीदा बेचा तो एक एविडेंस क्रिएट हुई ना कि मिस्टर वाई को बेचा, ये डाटा उसके पास कलेक्ट हो गया एज इंफॉर्मेशन, देन ही इज मेक हिज जजमेंट। अब उसे सबूत मिल चुके हैं, तब उसने अपना निर्णय बनाया कि इनको इतने पैसे से असेसमेंट किया जा सकता है। तो अनरजिस्टर्ड कैसे उनका असेसमेंट हो सकता है, ये आपके साथ अब डिस्कस हो गया, ठीक। और ये भी आगे 5 साल तक हो सकता है। आप आज की डेट में आप कैंसिल करा लो अपना रजिस्ट्रेशन, लेकिन आगे 5 साल तक भी अगर कोई मामला आपका पीछे का टैक्स लायबिलिटी का निकलता है तो आपका असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है और आपके ऊपर टैक्स का चार्ज इम्पोज कर सकता है विथ एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी और लेट फीस whatever is required as per the provision, but वो आपको सुनने का एक मौका देगा। he will provide an opportunity to being heard to a person on which such imposition are going to be made। ये अच्छे से लिख लीजिएगा। क्या आपको नोटिस देगा, पहले अपनी तरफ से सीधे जजमेंट नहीं भेज देगा कि हाँ इस साल में ये डेटा है, इसके हिसाब से आपके ऊपर 2 लाख की ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने नहीं दिखाई थी, जिसपे 20% के हिसाब से इतना टैक्स बन रहा है और ये उसकी पेनल्टी हो गई, ये उसका इंटरेस्ट हो गया। वो आपको नोटिस भेजेगा कि ऐसा ऐसा पाया गया है, अब आप आइए बताइए। अब आप जाएंगे और बताएंगे, तो बात वही, अगर सज्जनता से और उन सब बातों को मानते हुए और आपके आंसर सेटिस्फैक्ट्री है और 30 दिन के अंदर आपने उसका एनुअल रिटर्न डाल दिया, तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट दंड नहीं होता, वो तो डीले के कारण पैदा हो गया है। लेट फीस लगा सकता है, वो टैक्स तो लेगा ही लेगा, वो तो उसका अधिकार है। हाँ, आप पेनल्टी से बच जाएंगे। अगर उसने एक्सप्लेनेशन दिया, आप पहुंचे नहीं, फिर उसके बाद आपने जो है वो जवाब भी ठीक ठाक नहीं दिए, तो हो सकता है पेनल्टी भी लग जाए। क्लियर? तो नाउ वी हैव डिस्कस द point which is assessment of the unregistered person. Now the summary assessment in the certain special cases. अब ये summary assessment क्या है, इसको थोड़ा सा और आज की क्लास में टच कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अब आपके पास कल के लिए क्या बचेगा, फर्दर क्लासेस के लिए आपके पास हो जाएगा ऑडिट से रिलेटेड बातें, तो वो एक नई चीज भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो जल्दी से देख लेते हैं कि जो समरी असेसमेंट है इन द सर्टेन स्पेशल केसेस, द प्रॉपर ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस कैन इशू द नोटिस, और इस नोटिस को इशू करने के लिए उसको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात अंडरलाइन करके लिखो, अभी तक तो वो नोटिस या जजमेंट इशू कर रहा था ऑन द एविडेंस और द इंफॉर्मेशन गैदर्ड। अब अगर उसे समरी करना है असेसमेंट को, समरी, तो इस बात के लिए वो नोटिस कर सकता है, और परमिशन लेकिन उसे लेनी पड़ेगी एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से टू प्रोसेस, ठीक। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन को ये क्या करेगा, समरी एडजस्टमेंट प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट एंड रेवेन्यू के अगेंस्ट, ठीक। अब समरी असेसमेंट क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू द डिले। जल्दी से लिख लिए, दिस इज ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू द डिले, ठीक। आपने जो भी कुछ वजह से आपकी अगर डिले हो गई किसी टैक्स ट्रांजैक्शन के लिए या रिटर्न को डालने के लिए, तो ये जो डिले है, इसके बाद वो समरी एडजस्टमेंट आपका डलवा सकता है कि हाँ, एक तो पूरा एडजस्टमेंट एनुअल रिटर्न की तरह चला गया, एक जो कुछ चीजें छूट गई आपकी उनको ऐड करते हुए एक समरी बना के उनकी डाल सकता है, डलवा सकता है। इसके लिए उसे पहले से ऑर्डर लेना पड़ेगा, और आपने जो ग्राउंड्स दिए, ही मस्ट फाउंड सच ग्राउंड्स सफिशिएंट टू इशू
द समरी एडजस्टमेंट नोटिस कि हाँ आप समरी एडजस्टमेंट दे सकते हैं। तो अगर समरी एडजस्टमेंट आप दे सकते हो तो क्या हो जाएगा, आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी ऑन बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक, और ये कब होगा कि जब एप्लीकेशन भी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी टैक्सेबल पर्सन को। इसको रिसीव करने के 30 डेज के अंदर फर्दर आपके साथ ये सारी कार्रवाइयां हो सकती हैं। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, अगर उसने ये आपको नोटिस दी कि हम समरी असेसमेंट करने जा रहे हैं या ये समरी एडजस्टमेंट कराइए, असेसमेंट कराइए क्योंकि ये दिक्कतें हैं, और आपको लगता है कि मेरी सारी चीजें सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरे यार ये जबरदस्ती का एक बयाना मेरे ऊपर आ रहा है, मीन्स the proper officer is imposing the things which are not as per the law or the provisions, then you can make a application to the joint commissioner or the additional commissioner within the 30 days of such notice for self assessment. ये for summary assessment, ये जो summary assessment है इसके अगेंस्ट में आप 30 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो टू द ज्वाइंट कमिश्नर और द एडिशनल कमिश्नर, और उसमें वो सारी बातें आप बोले। अगर आपकी बात समझ में आ जाती है ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के, आपके लॉजिक, आपका जो भी डेटा है, इज इट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द कमिश्नर, देन ही कैन विथड्रॉ सच ऑर्डर ऑफ समरी असेसमेंट। क्लियर हो रहा है? समरी असेसमेंट का ऑर्डर वो विथड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन कहाँ पर फाइल करनी पड़ेगी? ऑन ज्वाइंट कमिश्नर और द एडिशनल कमिश्नर। देन ये असेसमेंट से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो काफी डिस्कस हो गई। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द ऑडिट। ऑडिट में आपके ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज एंड द स्पेशल ऑडिट, ये दो बातें रहेंगी। फिर हम लोग बात करेंगे रिटर्न्स की। क्लियर? नाउ इफ हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टुडेज सेशन तो उसको आप पूछ सकते हैं। यस बेटा, हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन? यस, नाउ इट इज टाइम टू क्लोज द क्लास, सो प्लीज रिस्पॉन्स। कोई क्वेरी है, नहीं है तो उसको नहीं आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, तो फिर इस क्लास को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। यस, एनी क्वेरी? नो। ओके, देन बहुत अच्छी मीटिंग थी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।